नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, गवर्नर की पार्डन करने की जो पावर्स है ना, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। आपको याद होगा फ्राइडे को एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था हिंदू में, जब मैंने कहा था इशू इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छा आर्टिकल नहीं है, कंपाइल करके डिस्कस करना पड़ेगा। आज मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स प्रिंट किए। जनरली मैं प्रिंट करके पढ़ता हूँ, मतलब डिजिटल मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने प्रिंट किए। तो ये इशू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस आर्टिकल में, आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, वो क्यों गलत है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित। इलेक्शन कमीशन को इंप्लीमेंट करवानी चाहिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में ये हिंदू का आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, गवर्नर की जो पार्डन करने की पावर्स हैं आर्टिकल 161 के अंतर्गत, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो, पेरारीवलन, इनको सजा मिली थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी असैसिनेशन केस में। शुरुआत में तो इनको डेथ सेंटेंस मिली थी, लेकिन उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था और अब फाइनली इनको रिहा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया आर्टिकल 142 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, वो संविधान के अगेंस्ट है। सीधे शब्दों में बोलूं तो संविधान की धज्जियां उड़ाता है। मतलब ये हार्श लाइन क्यों बोल रहा हूं, जब आप इस इशू को समझोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों गलत है। देखो, अभी तक आप लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ते आए हो? लक्ष्मीकांत में आप पढ़ते आए हो जो संविधान के आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है गवर्नर के पास पावर है पार्डन करने की। जब किसी कैदी को पार्डन किया जाता है ना, पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, सजा, सब कुछ माफ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सस्पेंड, इसमें क्या होता है, पनिशमेंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि जो प्रिजनर है वो पिटीशन वगैरह फाइल कर सके। कमीशन में क्या होता है, जैसे डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और वैसे चौथा मैं आपसे पूछूं, रेमिट का क्या मतलब होता है, रेमिशन में क्या होता है? इसमें देखो, क्वांटम ऑफ सेंटेंस को कम कर दिया जाता है। मान लीजिए पहले 4 साल की सजा मिली थी विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, तो इसको 2 साल अगर कर दिया जाए 4 से घटा के, तो ये हो गया रिमिशन, यानी रेमिट कर दी, सजा थोड़ी कम कर दी बिना करेक्टर को चेंज किए। तो ये सारी पावर्स हैं गवर्नर के पास। बट क्वेश्चन देखो ये उठता है कि ये सारी पावर्स गवर्नर की कब, कौन से केसेस में एप्लीकेबल होती हैं? जब देखो अपराधी ने कोई ऐसा अपराध किया होता है ना, जिसमें मतलब जो किसी स्टेट के कानून से संबंधित है और जहां पे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती हो, तो उन केसेस में ये जो पावर्स है ना गवर्नर की, वो एप्लीकेबल होती हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो जहां पे स्टेट लॉ एक्सटेंड होता है ना, जहां पे स्टेट लॉ एप्लीकेबल होता है, उन केसेस में गवर्नर की पावर एप्लीकेबल होती हैं। और वो केसेस जहां पे सेंट्रल लॉ वायलेट होता है, सेंट्रल लॉ इन्वॉल्व होता है, उन केसेस में पावर्स फिर आ जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। तो ये सिंपल संविधान का आर्टिकल 161 है, डिस्कस कर लिया। बट देखो, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ और बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि पूरा इशू आपको आसानी से समझ में आए। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो हैं, देखो, पार्डन करने की, माफी की, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट को आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना होता है। अगर मान लीजिए तमिलनाडु में स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये रिकमेंडेशन भेज देती है गवर्नर को कि आप इस कैदी को माफ कर दीजिए, तो फिर गवर्नर को माफ करना पड़ेगा। एक बार गवर्नर बेसिक फाइल लौटा दें रिकंसिडर करने के लिए कि भैया एक बार आप इस केस को रिकंसिडर कीजिए, लेकिन फिर से मान लीजिए तमिलनाडु में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भेज देती है गवर्नर के पास कि हाँ हमने रिकंसिडर कर लिया है, इनको माफ कर दिया जाए, तो फिर गवर्नर के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन पेंच यहां पर यह है, संविधान में ना कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई है कि कितने समय तक गवर्नर उस फाइल को कंसीडर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं बताया हुआ कि 1 महीना है गवर्नर के पास या फिर 2 साल है, कुछ भी नहीं बताया हुआ है। तो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का आरोप यह है कि हमने पेरारीवलन की माफी की जो फाइल है गवर्नर को भेजी,
उसके बाद गवर्नर इस फाइल पे ना 2 साल से बैठे हुए थे, 2 साल से उन्होंने इस फाइल पर कोई डिसीजन नहीं लिया, कायदे से उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन बाद में गवर्नर ने ये फाइल भेज दी प्रेसिडेंट के पास 2 साल इंतजार करने के बाद में। तो जब गवर्नर ने ये फाइल प्रेसिडेंट के पास भेज दी ना, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सोलिसिटर जनरल है वो भी प्रेजेंट हुए इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सेंटर के वकील से पूछा कि आपका क्या लेना देना है इस केस में, ये तो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का इशू है ना, कि गवर्नर 2 साल से फाइल लेके बैठे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि देखो असल में पावर तो प्रेसिडेंट के पास है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील को धमका दिया और बोला ऐसे कैसे पावर प्रेसिडेंट के पास है, ऐसे तो सभी राज्यों में जब भी कोई मर्डर केस में कन्विक्ट होगा तो वो फाइल आपके पास भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर होंगी, ऐसे क्या। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील को कि आप गलत बोल रहे हो, पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये चीज ना सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोली। गलत कैसे बोली अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी अभी तो हमने डिस्कस किया ना यार, ये देखो गवर्नर की पावर कब एप्लीकेबल होती है, जहां पे ना स्टेट लॉज एप्लीकेबल होते हैं। अब कोई नॉर्मल मर्डर का केस होता, उसमें किसी को सजा मिली होती तो चलो मान लिया गवर्नर के पास पावर है। बट ये जो केस था ना, ये नॉर्मल मर्डर का केस नहीं था, ये टेररिज्म से संबंधित केस था जिसकी जांच सीबीआई ने की। सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है। और दूसरा, इसमें ना और भी काफी सारे लॉज वायलेट हुए हैं, जैसे पासपोर्ट एक्ट 1967, आर्म्स एक्ट 1959, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, फॉरेनर एक्ट 1946। ये सारे एक्ट वायलेट हुए हैं। ये सारे किसके एक्ट हैं? पार्लियामेंट के एक्ट हैं। तो पावर किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर गलत बोला कि पावर जो है वो गवर्नर के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। ये सिंपल एक यूपीएससी का एस्पायरेंट भी बता सकता है, सेंट्रल लॉज वायलेट हुए हैं इसलिए पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास। इस केस में नॉर्मल एक मर्डर का केस होता, लैंड ऑर्डर का, हत्या का, तो चलो मान लिया स्टेट लॉ वहां पे एक्सटेंड होता है और जो पावर है वो गवर्नर के पास है। दूसरी चीज, इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक ना संविधान का आर्टिकल है 142 जो सुप्रीम कोर्ट को ना बहुत पावरफुल बनाता है। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, कुछ भी, मतलब इस अर्थ पर कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है सुप्रीम कोर्ट जो मन में आए, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। यह सीधा सीधा लिखा हुआ है आर्टिकल 142 में। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ना बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि गवर्नर 2 साल से फाइल पर बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज दी, इसलिए कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए हम आर्टिकल 142 के तहत कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए। राइटर कहते हैं अरे भैया, अगर आपका यह मानना है गवर्नर जो हैं वो 2 साल से इस फाइल पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम आप बोलिए ना उनको कि 15 दिनों के अंदर आप एक्शन लीजिए, या फिर प्रेसिडेंट को बोलिए कि आप 10 दिनों के अंदर या फिर 20 दिनों के अंदर एक्शन लीजिए। आप यूं नहीं कर रहे हो उनको कि एक्शन जल्दी लीजिए, आप यूं बोल रहे हो कि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए रिहा कर दो। ये तो मतलब वो नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया बहुत ज्यादा? अगर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा हो रहा है तो फिर आप टाइमलाइन दे दो गवर्नर को या प्रेसिडेंट को, जिसको भी आपको देनी है। कायदे से प्रेसिडेंट को मिलनी चाहिए इस केस में, क्योंकि सेंट्रल लॉज वायलेट हुए हैं, सीबीआई ने जांच की है। और देखो राइटर के अनुसार टाइम ज्यादा होना भी था, क्योंकि गवर्नर कंसीडर कर रहे थे केस को बहुत डिटेल से। कई सारी पिटीशंस इस केस में आ चुकी हैं। जो कैदी है ना, जैसे पेरारी वलन और बाकी लोग, वो बार बार कोई ना कोई किसी ना किसी लीगल कंटेक्स्ट पे पिटीशन डाल रहे थे कोर्ट में। तो गवर्नर को इस पूरे इशू पर विचार करने के लिए कायदे से समय चाहिए था। उन्होंने विचार किया और बाद में प्रेसिडेंट के पास फाइल भेज दी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क कि ज्यादा समय लग गया, ये कोई मतलब वो वाला तर्क नहीं है। ऑर्डर आप दे सकते थे कि जल्दी से जल्दी 1 महीने में इस पिटीशन पर फैसला कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था सितंबर 2018 को, इनको जो अपराधी है ना इस केस में उनको माफी देने का। बाद में कैबिनेट ने रिकमेंडेशन दिया और रिकमेंडेशन में कहा टू रिस्पेक्ट द तमिल सेंटिमेंट्स। राइटर कहते हैं देखो चलो ठीक है, तमिल सेंटिमेंट्स की तो
रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट इस केस में विक्टिम के सेंटिमेंट्स कहाँ गए? जैसे राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका असैसिनेशन हुआ, उनकी फैमिली, उनके सेंटिमेंट्स कहाँ? एक केस था 1980 का, इसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने कहा था, देखो हम ना, ये हमारे कानून की जूरिस्प्रूडेंस की वीकनेस है कि हम क्राइम के जो विक्टिम्स हैं ना और प्रिजनर के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, उनके दुख दर्द पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ध्यान नहीं देते, मतलब ला जो है हमारे देश में ऐसे हैं, वो विक्टिम्स और प्रिजनर्स यानी कैदी के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, उन पर ज़्यादा कानून हमारा ध्यान देता नहीं है। जबकि किसी पर्सन को माफ़ करते वक्त या फिर सज़ा सुनाते वक्त तो उनको भी थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ना, संविधान के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दारोमदार भी है संविधान को इंटरप्रेट करने का, लेकिन उन्होंने खुद ही गलत इंटरप्रेट किया है, ये राइटर का मानना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज का आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम थोड़े बेसिक्स रिवाइज करते हैं ताकि ये इशू आपको कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से समझ में आए। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब सभी जो अडल्ट्स हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, या फिर जैसे यूएसए में 4 साल बाद। और जब इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो नई सरकार बनती है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन देखो, ये सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक बात ये बोलोगे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये सारी चीजें हों किसी डेमोक्रेसी में, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हों, सभी एडल्ट्स के पास वोट देने का अधिकार हो, लेकिन फिर भी लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर ना हो। मतलब जो हम रियल डेमोक्रेसी की एसेंस की बात करते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो सब चीजें मौजूद ना हो। रेगुलर इलेक्शंस के होने के बावजूद वो सब चीजें ना हो, सभी एडल्ट्स के पास वोट का अधिकार होने के बावजूद, तो फिर आप कहोगे वहां पे डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है? आप आंसर दोगे वहां पर देखो नाम की डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है। जो आप ये बोलते हो ना डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है, तो वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी एज ए आउटकम भी मौजूद होनी चाहिए, रियल में जो पावर है वो जनता के पास होनी चाहिए। हमारे देश में देखो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 18 साल से एज जिनकी ज़्यादा है उनके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई बार कुछ एक्सपर्ट्स आरोप ये लगाते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं है। कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं और जनता का जो से है देश की गवर्नेंस में वो बहुत कम है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव। आपने देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखी होगी, जैसे बीजेपी की देख लीजिए। कहा यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पहले तो देखो बीजेपी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था उसकी बहुत अहमियत होती थी और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बीजेपी की फंक्शनिंग में थी। लेकिन आज के समय में ना जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जैसे अमित शाह जो अभी होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और बाकी लीडर्स का जो से है पार्टी की फंक्शनिंग में वो बहुत कम है। मतलब ये बात लिखिएगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए है। उसी प्रकार से कांग्रेस का आप एग्जाम्पल देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी चलती हैं। बाकी जो लीडर्स हैं उनको तो साइडलाइन किया हुआ है, जो G23 ग्रुप बनाया हुआ है कांग्रेस के कुछ नाराज हुए लीडर्स ने। मतलब साफ है, आप ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखोगे, ज्यादातर क्या मोस्टली उनमें ना इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी में अगर देखो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन। अभी तो देखो जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में गांधीज के द्वारा फैसला लिया जाता है किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है, तो क्लोज ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और यही चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है, जैसे आजादी से पहले कांग्रेस को चलाने के लिए हुआ करता था, और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के बेस पे, तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की। अभी तो देखो
वैसे संविधान ने तो राइट दिया है कि हर एक पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी टिकट देती नहीं, फिर कैसे हर एक पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है? अलग से इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, ये बात सच है, लेकिन फिर जीतने की संभावना भी तो कम हो जाती है ना। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लेस फैक्शनलिज्म। अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शनलिज्म भी कम होगा ना। वो पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न ग्रुप्स में कम डिवाइडेड होगी। अब तो देखो जैसे कांग्रेस का एग्जांपल लीजिए, पंजाब में क्या चल रहा है, अमरिंदर सिंह वो अब नई पार्टी बनाने वाले हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने रिजाइन दे दिया था। राजस्थान में देखिए क्या चल रहा है, राजस्थान में सचिन पायलट एक तरफ और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो एक तरफ। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है कांग्रेस की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का अभाव है। अगर पता हो कि हाँ भैया इलेक्शंस होंगे और जो इलेक्शंस जीतेगा वही उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी रहेगी तो देखो अपने आप ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। मतलब जनता को भी पता होगा किस बुनियाद पर इस कैंडिडेट को टिकट मिली है और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जो पार्टी मेंबर्स हैं वो देखो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति भी और अपने लीडर्स के प्रति भी, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजिंग पावर। अगर देखो डेमोक्रेसी रहेगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विभिन्न लेवल पर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लीडर्स होते हैं, उनके हाथों में पावर आएगी। अब उनके हाथों में जब पावर आएगी तो देखो वो लोगों की जो आवाज़ है ज़्यादा अच्छे ढंग से उठा सकेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी से ना नफरत करते थे, जिसका एक मेजर रीजन ये भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज में टेंडेंसी होती है पावर सेंट्रलाइजेशन की। गांधी जी चाहते थे कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, ओशियन की वेव्स की तरह होनी चाहिए। मतलब एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पावर दे। आप अगर पत्थर मारोगे ना किसी वाटर बॉडी में तो इस प्रकार से वेव्स निकलने लगती हैं। एक वेव जो है वो दूसरे वेव को एनर्जी देती है। गांधी जी इस कंसेप्ट में विश्वास करा करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसा नहीं होता ना, पावर जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो सेंट्रलाइज होती जाएगी। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब जो कि देखो पावर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होती है। वो पर्सन्स, उस पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर्स इलेक्शन जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, बेशक उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देना पड़े जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी के प्रति, सारी पावर उन्हीं के पास में है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी ना तो फिर साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होती क्यों नहीं है। सबसे पहला रीजन है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, हर जगह पे आपको डायनेस्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, यानी एक परिवार का वर्चस्व, एक परिवार की पार्टी। दूसरे नंबर पे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉइंट में देखो ये आता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना 1985 का, ये रोकता है पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने से। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी कि सभी मेंबर्स को ये बोल दिया कि आपको इस बिल के पक्ष में ही वोट देना है, तो फिर अगर कोई पर्सन विपक्ष में वोट दे देना तो फिर उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस लॉ की वजह से ना जो मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी विल से बोल ही नहीं सकते पार्लियामेंट में, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉ। लैक ऑफ लॉ में ये आता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। इसका सेक्शन 29A जो है वो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस सेक्शन के तहत। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मैंडेटरी करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है जो ऑब्लिगेशन लगाए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही हैं। जैसे देखो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर कानून होता कोई तो जल्दी से उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होंगे रेगुलरली, और जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कल्ट। देखो चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इवन
डेवलप कंट्रीज हों, लोगों की ना एक आदत होती है हीरो वर्शिपिंग की। जैसे जर्मनी का एग्जांपल लीजिए, जर्मनी में हिटलर की इतनी हीरो वर्शिपिंग हुई, हिटलर को बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो मतलब हीरो वर्शिपिंग ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, और जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गई। आज के समय में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट बन चुका है बीजेपी में, इस वजह से डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर आपको पॉलिटिकल लीडर्स का पर्सनैलिटी कल्ट देखने को मिलेगा, वहां पे डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शंस। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिसके पास फिलहाल पावर है ना, वो इंटरनल इलेक्शंस नहीं होने देता। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि बस पावर मेरे पास ही रहे, इलेक्शन हो गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो पावर जो है मेरे हाथ से निकल जाए। इसके बाद रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। देखो, लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित एक पूरा चैप्टर लिखा था। इसमें लॉ कमीशन ने यह बोला था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, तो फिर वो कैसे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेगी। दूसरा पॉइंट, NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में आया था। इन्होंने ये कहा था, इस कमीशन ने, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, इन सबको रेगुलेट करने के लिए। सेकंड ARC रिपोर्ट में भी बोला गया है, कौन से चैप्टर में, एथिक्स एंड गवर्नेंस वाले चैप्टर में, कि अगर देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो इससे करप्शन होता है। इससे पॉलिटिकल लीडर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ग्राउंड लेवल से हट जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा सकता है लॉ टू कंपल्सिफाई इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनली रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे USA में होता है, और इसके लिए कंपल्सरी लॉ भी होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अमेंड कर दो। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो बेखौफ होकर अपनी राय जाहिर नहीं कर पाते। मतलब बिल पर वोट देना होता है तो उनको पॉलिटिकल पार्टी की बात ही माननी पड़ती है व्हिप के कारण, अदरवाइज उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो लटकती है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए और बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, जैसे माइनॉरिटी, कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स सबमिट करें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं सबमिट करती हैं एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर, उनको पिनलाइज किया जाए, कुछ समय के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी जाए कि अगर किसी प्रोविजन का कोई पॉलिटिकल पार्टी उल्लंघन करती है तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। देखो, कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप आजादी से पहले देखिए, कांग्रेस का रोल सिर्फ इलेक्शन लड़के सत्ता हासिल करना नहीं था, यूथ को जागरूक करना, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, उस समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अपलिफ्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे गोल थे कांग्रेस के। लेकिन आज के समय में ना पॉलिटिकल पार्टीज का रोल एक ही हो गया कि जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद सत्ता हासिल की जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई हैं। तो इस प्रकार से इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की आवश्यकता से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, बाकी देशों में ना सभी एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार काफ़ी लेट मिला। ऑस्ट्रेलिया में तो सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार मिला 1967 में। यूएसए का संविधान आ गया था 1789 में, सबको वोट देने का अधिकार मिला 1920 में यूएसए के संविधान में 19th अमेंडमेंट के बाद। लेकिन हमारे देश में ना जैसे ही आज़ाद हुआ, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स थे ना, इस बात को लेके बिल्कुल तैयार थे पहले से, जैसे ही देश आज़ाद होगा सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी सेक्शन का हो। तो यही हुआ। लेकिन देखो, वोट देने का अधिकार तो सबको मिला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए ना, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया,
आसानी से जीतने का, मतलब कोई भी पर्सन इलेक्शन लड़ के जीत के, वो अधिकार भी होना जरूरी है। आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ही लोगों की डोमिनेंस हो जाती है। आज के समय में हमारे देश में इलेक्शन कमीशन के पास ना टोटल 2858 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, जिसमें से 8 नेशनल पार्टी हैं, 54 स्टेट पार्टीज हैं, बाकी जो पार्टीज हैं वो तो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं 2797। और इन पॉलिटिकल पार्टीज में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें, बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन के पास देखो, वैसे संविधान के अनुसार इलेक्शंस को कंट्रोल करने का, डायरेक्शन देने का, सुपरिंटेंडेंस का, ये सारे अधिकार हैं पार्ट 25वें के अंतर्गत। बट देखो, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक क्लेम कि इलेक्शन कमीशन का नाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल इलेक्शंस के ऊपर में कोई क्लेम नहीं है, ये डिस्प्यूटेबल पॉइंट है। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस को सुपरिंटेंड करने का, कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है, संविधान ने दिया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या हो क्या ना हो, इंटरनल इलेक्शंस हो ना हो, इस पर क्या इलेक्शन कमीशन का कोई पावर है? बस चलता है या फिर नहीं चलता है? देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29A है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की पावर देता है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर नहीं देता है। रजिस्ट्रेशन कर सकती है इलेक्शन कमीशन, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकती किसी को। यह बात सच है, इससे राइटर इंकार नहीं करते। बट राइटर कहते हैं एक और एक्ट भी तो है। राइटर कहते हैं इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के सेक्शन 16A के तहत इलेक्शन कमीशन के पास पावर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्निशन को सस्पेंड करने की, विड्रॉ करने की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो या फिर नेशनल हो। समझ गए? फिर से बोलता हूं आसान शब्दों में, राइटर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर है। कौन से रूल के अंतर्गत? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के सेक्शन 16A के अंतर्गत। दिक्कत यह है, इलेक्शन कमीशन ना अपनी इस पावर को रियलाइज नहीं करना चाहती। इलेक्शन कमीशन के जब चेयरमैन थे ना, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे T सेसान, उन्होंने ना एक खत लिख दिया था विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमने देखा है कि आप इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा रहे हो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते हो तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहां पे देखो, एग्जैक्ट ऑर्डर ये था, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन नहीं करवाती हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं बचेगा, लीगल मेजर्स जो कि अवेलेबल है, नेसेसरी हैं और अप्रोप्रिएट हैं, ये लेने के। मतलब जब TN सेसान इलेक्शन कमिश्नर थे ना, उन्होंने साफ तौर पे धमकी दे दी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपने अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाइए, नहीं तो हम अवेलेबल, नेसेसरी और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे आपके अगेंस्ट। तो देखो, इस ऑर्डर से पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर की कमी नहीं है, पावर है, दिक्कत है एक्ट करने की। इलेक्शन कमीशन चाहे तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है। TN सेसान एक्टिव थे, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की असली पावर को दिखाया। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन को ना थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, जैसा TN सेसान के समय था। वो एक्ट नहीं करना चाहते, ये दिक्कत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्शन कमीशन की पावर से संबंधित इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करवाने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करना चाहती है। हमारे देश में फ़ायदा है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, एमिशन कम होता है, बिजली भी बचती है, लोगों को भी सुविधा होती है, बहुत फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पहले सरकार ने FAME 1 स्कीम चलाई, जिसमें सरकार ने 895 करोड़ रुपये खर्च करने का सोचा था। उसके बाद FAME 2 स्कीम भी चलाई, यानी फेज 2 चलाया। इसमें सरकार ने एक्सपेंडिचर एलोकेट किया 10,000 करोड़। सरकार ने 2 साल तक इस स्कीम को एक्सटेंड भी कर दिया, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो सरकार ने 2 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। एम देखो ये था, इस FAME स्कीम के अंतर्गत ना 10 लाख E2 व्हीलर्स को सपोर्ट करना, 5 लाख E3 व्हीलर्स और 55,000 E4 व्हीलर्स पैसेंजर कार और 7,000 ई बसेस। अब देखो, FAME 2 स्कीम को चले 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 3 साल का जो टारगेट है वो अभी अचीव नहीं हो पा रहा है। टारगेट से काफ़ी पीछे चल रही है सरकार।
लेकिन देखो एक चीज देखने को मिली, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स इनमें टारगेट में पीछे हैं, लेकिन जो ई3 व्हीलर्स है ना, ये तो अभी तक 4 लाख जो हैं उनको सपोर्ट किया जा चुका है इस स्कीम के अंतर्गत। ऐसा क्यों? देखो जो ये ई व्हीलर्स है ना, मतलब आपने ई रिक्शा वगैरह देखे होंगे, ऑटो देखे होंगे, जो 3 पहिए वाले वाहन हैं, ये इलेक्ट्रिक वाले काफी ज्यादा बिक रहे हैं। वो इसलिए बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर ना अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है, सस्ते आते हैं, ये जल्दी चार्ज हो जाते हैं, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट भी आसान हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा बिक रहे हैं। लेकिन टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स वो इंडिविजुअल्स खरीदते हैं, पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, तो उनको दिक्कत होती है कि कैसे उनको चार्ज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसलिए ये कम बिक रहे हैं। एक और रीजन देखो ये भी है, फेम सेकंड स्कीम के अंतर्गत जो सपोर्ट मिल रही है ना लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, उसकी सहायता से अलग अलग सिटीज में इवन लोकल वर्कशॉप लगा के भी कई सारे मैन्युफैक्चरर आ गए हैं 3 पहिए वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट राइटर कहते हैं इससे देखो एक फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, बहुत सारे लोकल लेवल पे जो वर्कशॉप्स बन गई है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फायदा ये है चलो हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन नुकसान ये है ये अनरेगुलेटेड है, क्वालिटी ठीक से रेगुलेट नहीं हो रही है और इनको काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये रेगुलेशन को तो फॉलो करते नहीं है, कई बार टेक्स्ट बुक्स को भी अवॉइड करते हैं, नॉर्म्स को अवॉइड करते हैं। जो बड़े मैन्युफैक्चरर है ना जैसे टाटा, महिंद्रा, ये सब एंटर नहीं करेंगे अगर देखो लोकल लेवल पे इस प्रकार से अच्छे से रेगुलेशन नहीं होगा। अगर ये बड़े बड़े प्लेयर नहीं एंटर करेंगे 3 पहिए वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो मार्केट जो है बहुत अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाएगा। तो इसलिए सरकार को ना लोकल लेवल पे ये 3 पहिए वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं ना, इनको रेगुलेट करना जरूरी है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो कुछ राज्यों ने ना काफी अच्छा काम किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित। किसी राज्य ने सब्सिडी दी है, किसी ने टैक्स में एग्जम्पशन दिया है, जैसे SGST है वो माफ कर दिया है, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, जैसे सिंगल पेरेंट हो। अलग अलग राज्यों की स्कीम है, सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं आंसर्स में लिखने के लिए। जैसे यूपी है, यूपी 100% इंटरेस्ट फ्री लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने के लिए, और 30% सब्सिडी देता है रोड प्राइस में, मतलब मान लीजिए रोड प्राइस फीस कितनी है, 1 लाख है, 30% सब्सिडी यानी 30,000 रुपये माफ कर दिए, लेकिन उन फैमिलीज को जिसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड है। और इसके अलावा यूपी ने SGST माफ कर दिया है इन सभी व्हीकल्स पे। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। लास्ट में आर्टिकल बोलते हैं, देखो ये बात सच है, फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, लेकिन सरकार अच्छे से रेगुलेट भी करे इस इंडस्ट्री को। जैसे ओला के जो 2 व्हीलर है ना, बाइक वगैरह है, उसमें आग लगने की काफ़ी घटनाएं आई, तो पैसेंजर सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।